हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या रहता है और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रहते हैं और आज के समय में हमें कौन से स्ट्रक्चर के आधार पर अपने मकान का कार्य करवाना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पैरामाउंट होम क्रिएशन में। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम जानेंगे कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके अंदर आपका मकान आरसीसी की फ्रेम में बनता है, यानी पूरा मकान कॉलम और बीम के आधार पर बनता है और इसके फ्रेमिंग सिस्टम के कारण ही इसको फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं और इसको हम कॉलम बीम स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कॉलम और बीम नहीं रहता है। इसको हम वॉल बियरिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके अंदर पूरा मकान वॉल के सपोर्ट पर ही बनता है। तो अब आप भी किसी भी मकान को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि वह आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है या फिर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। अब हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहता है, जिससे आपको इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी पता चल जाएगा। सबसे पहले सभी डिफरेंस को एक अलग अलग पॉइंट्स के आधार पर समझेंगे और वीडियो के अंत में इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी डिफरेंस को एक टेबल के आधार पर आपको दर्शा दिया जाएगा। सबसे पहले मकान का प्लान यानी नक्शा के आधार पर डिफरेंस देखेंगे। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में जो मकान का नक्शा ग्राउंड फ्लोर में बनेगा वही सेम फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में भी बनेगा, क्योंकि इसमें छत व मकान का सारा लोड दीवारों पर ही आता है। इसलिए हम फर्स्ट फ्लोर में भी दीवारों को उसी जगह पर लेंगे जहां पर ग्राउंड फ्लोर में ली गई है। इसमें दूसरी ओर फ्रेम स्ट्रक्चर में हम नक्शे को जैसे चाहे वैसे बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें मकान का सारा लोड बीम और कॉलम पर रहता है। दीवारें तो सिर्फ पार्टीशन वॉल का काम करती है। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में जो मैप ग्राउंड फ्लोर का बना है उसको हम फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में बदल भी सकते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट यानी विंडो की साइज को लेकर डिफरेंस देखेंगे। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में विंडो की साइज हम ज्यादा नहीं रख सकते हैं, 3 फीट या उससे कम ही रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर मकान का सारा लोड दीवारों पर आता है। इसके अंदर विंडो की साइज यदि हम 3 फीट से ज्यादा रखते हैं तो स्ट्रक्चर कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके ऑपोजिट आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में हम विंडो की साइज को अपनी मनचाही रख सकते हैं, क्योंकि इसमें मकान का सारा लोड बीम और कॉलम पर रहता है। अब देखते हैं तीसरा डिफरेंस मकान की लाइफ को लेकर। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर की लाइफ आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की लाइफ से कम रहती है, लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर का काम यदि स्किल्ड लेबर के द्वारा नहीं किया जाता है या फिर प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है तो फ्रेम स्ट्रक्चर की लाइफ लोड बियरिंग स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा कम हो सकती है। इसलिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम हमेशा आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर की देखरेख में ही करवाएं। अब फोर्थ डिफरेंस में हम जानेंगे मकान की कॉस्ट को। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर की कॉस्ट फ्रेम स्ट्रक्चर से 20 से 25% तक कम रहती है। इसका मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका काम 1 लाख में होता है वहीं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में 75 से 80 हजार में पूरा हो जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट में मकान की मंजिल की बात करेंगे। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के अंदर आप अपना मकान मैक्सिमम 3 फ्लोर तक बना सकते हैं। इससे ऊपर आपका मकान सेफ नहीं रहता है। इसके ऑपोजिट आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर आप अपना मकान 10 मंजिल, 50 मंजिल, यहाँ तक कि 100 मंजिल से भी ऊपर बना सकते हैं। हमारे इंडिया में मुंबई के वर्ली में 170 मंजिल की भी बिल्डिंग बन चुकी है और दुनिया की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, जिसकी हाइट 828 मीटर है, वह भी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के आधार पर ही बनाई गई है। अब सिक्स्थ डिफरेंस दीवार की साइज और फ्लोर एरिया को देखेंगे।
तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में सभी वॉल्स 9 इंच से कम नहीं रहती है। कहीं कहीं पर 12 इंच व 15 इंच की दीवार भी लेते हैं, जिसके कारण मकान के रूम व सभी कंपोनेंट्स का फ्लोर एरिया भी कम हो जाता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर दीवार की साइज 9 इंच और 4.5 इंच की भी ले सकते हैं, जिसके कारण मकान का फ्लोर एरिया भी ज़्यादा मिलता है और कम जगह में भी अच्छा मकान बन जाता है। इसके कारण फ्लोर एरिया भी ज़्यादा मिलता है और इसके अंदर मकान का नक्शा भी बहुत ही कम जगह में बहुत ही अच्छा बन सकता है। अब 7 डिफरेंस में कंस्ट्रक्शन वर्क की स्पीड को लेकर बात करेंगे। तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क काफी ज्यादा स्लो रहता है और इसके ऑपोजिट फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क काफी ज्यादा फास्ट रहता है। तो अब बात करते हैं अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भूकंप की। तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर भूकंप सहन करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा कम रहती है, यानी थोड़ा सा भी अधिक तीव्रता या इंटेंसिटी का भूकंप आने पर आपका मकान नीचे भी गिर सकता है। इसके जस्ट ऑपोजिट फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर भूकंप सहन करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा रहती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के आधार पर समझे तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था, उस भूकंप में लगभग 4 लाख से अधिक मकान नीचे गिरकर नष्ट हो गए थे। उसमें 90% मकान लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के आधार पर बने हुए थे। अब इन सभी डिफरेंस को एक टेबल के आधार पर हम देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सभी का डिफरेंस समझ आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जाना कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या रहता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या रहते हैं। अब हम जानेंगे कि आज के समय के अंदर आपको कौन से स्ट्रक्चर के आधार पर अपना मकान बनवाना चाहिए। तो मेरी तो सजेशन यही रहेगी कि आज के समय में आपको आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के आधार पर ही मकान बनवाना चाहिए, क्योंकि पहले के समय में भूकंप बहुत ही कम आते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की भी वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।